टाटा देश का सबसे भरोसेमंद कॉर्पोरेट घराना, एक ऐसा ग्रुप जिसके नाम पर आम लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। लेकिन जब इसी ग्रुप के चेयरमैन की सैलरी 156 करोड़ रुपए पार कर जाए और उसी साल कंपनी का मुनाफा करीब 25% गिर जाए तो सवाल उठना तय है। जी हाँ, बात हो रही है टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की, जिन्हें वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 155 करोड़ रुपए का मेहनताना मिला। पिछले साल की तुलना में उनकी सैलरी में 15% का इजाफा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है। बड़ी कंपनियों में तो बड़े अधिकारियों को मोटी सैलरी मिलती ही है, लेकिन मसला सिर्फ बड़ी रकम का नहीं है बल्कि टाइमिंग का है। जिस साल कंपनी का मुनाफा 34,654 करोड़ से घटकर 26,232 करोड़ रह जाए, उस साल सैलरी में बेतहाशा बढ़ोतरी आम निवेशकों को खटक सकती है। तो फिर सवाल खड़े होते कि क्या टाटा जैसे जिम्मेदार ग्रुप को ये बढ़ोतरी टालनी नहीं चाहिए थी? कैसे वक्त में जब मुनाफे में गिरावट हो रही हो, टॉप लेवल पर सैलरी कटौती नहीं होनी चाहिए? और क्या वाकई चंद्रा का योगदान इतना बड़ा है कि 156 करोड़ रुपए का मेहनताना जायज ठहराया जा सके? इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है साल 2017 से, जब एन चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला। तब ग्रुप कई आंतरिक संघर्षों से गुजर रहा था। सारस मिस्त्री की बर्खास्तगी और उसके बाद की कानूनी लड़ाइयों ने टाटा ग्रुप की छवि को गहरा झटका दिया था। चंद्रा को ये जिम्मेदारी एक ऐसे समय में मिली जब भरोसा डगमगाया हुआ था और ग्रुप के कई बिजनेस यूनिट्स अपने आपसी तालमेल से जूझ रहे थे। लेकिन अगले कुछ सालों में चंद्रा ने धीरे धीरे टाटा ग्रुप को एक नए दिशा में मोड़ा। टाटा डिजिटल, टाटा न्यू एज स्टार्टअप्स, एयर इंडिया की रीब्रांडिंग और टाटा टेक्नोलॉजीज जैसे डिवीजन को आगे बढ़ाया। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने ग्रुप को पारंपरिक बिजनेस से निकालकर टेक्नोलॉजी ड्रिवन भविष्य की ओर धकेला। अब सवाल है, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना बड़ा था कि उसके बदले में उन्हें 156 करोड़ का मेहनताना मिल जाए? जवाब एक सीधी लाइन में नहीं है। चंद्रा को जो रकम मिली उसमें से सिर्फ 15 करोड़ रुपए बेस सैलरी है, बाकी 140 करोड़ का हिस्सा मुनाफे पर मिलने वाला कमीशन है, जो इस बार कंपनी के नेट प्रॉफिट का 0.6% रहा। पिछले साल ये 0.4% था, यानी कंपनी ने खुद ये तय किया कि चेयरमैन को ज्यादा हिस्सा दिया जाए, भले ही कुल मुनाफा कम हुआ हो। अब इस बहस में एक और नाम सामने आता है, नोएल टाटा। रतन टाटा के निधन के बाद वे अक्टूबर 2024 में बोर्ड में शामिल हुए और उन्हें मिला 142 करोड़ रुपए का कमीशन, जबकि कंपनी में उनकी सक्रियता बहुत सीमित रही है। इतना ही नहीं, भास्कर भट्ट को भी रिटायरमेंट के बाद 133 करोड़ रुपए का बोनस दिया गया। लियो पुरी को भी रिटायरमेंट पर 23 करोड़ मिले। अब यहाँ एक और बड़ी बात ध्यान देने वाली है। टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधि वेणु श्रीनिवासन ने अब तक कोई कमीशन नहीं लिया, यानी अगर कोई चाहता तो ये मिसाल पेश की जा सकती थी कि मुनाफा गिरने पर टॉप बॉस खुद सैलरी में कटौती करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो असल कहानी सिर्फ चंद्रा की सैलरी की नहीं है, ये सवाल उस कॉर्पोरेट एथिक्स का है जिसे टाटा ग्रुप ने दशकों तक दुनिया के सामने आदर्श के तौर पर रखा है। और जब वही ग्रुप अपने सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को गिरते मुनाफे के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ सैलरी देता है, तो लोगों के भरोसे की नींव थोड़ी हिलती जरूर है। यहाँ पर एक आम निवेशक की भावना भी जुड़ती है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी में निवेश किया है और वह कंपनी हर साल कमाई घटा रही है, लेकिन उसके बड़े अफसरों की तनख्वाहें लगातार बढ़ रही हैं, तो क्या आप उससे अपना पैसा दोबारा देना चाहेंगे? अब ये भी ध्यान देना जरूरी है कि भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ढांचा अभी भी विकसित हो रहा है। कंपनियों को अधिकार है कि वे अपने टॉप लीडर्स को मनचाही सैलरी दें, बशर्ते उसे बोर्ड और ऑडिट कमेटी की मंजूरी मिले। लेकिन ये पारदर्शिता और जवाबदेही के असूल से कितनी मेल खाती है? यही असली सवाल है। बात बस इतनी सी है कि सैलरी की बड़ी रकम गलत नहीं होती, लेकिन उसकी टाइमिंग और पारदर्शिता बहुत ज़रूरी होती है। अगर टाटा जैसे संस्थान भी इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तो भारत में कॉर्पोरेट जवाबदेही का भविष्य अधर में रह जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।
मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।